हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा जो बिल्कुल बेसिक है, जिसका जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश को हम किस तरीके से करेक्टली लिख सकते हैं, किस तरीके से बोल सकते हैं और उसको अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लेना चाहता हूँ। यह सेंटेंस है, यह एक पुस्तक है। अगर हमें इनका सबका मीनिंग आता है, सबसे पहले हमें सबके मीनिंग आने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में हर वर्ड का अपना मीनिंग होता है। हिंदी टू इंग्लिश उसकी क्लियरली आनी चाहिए। अब क्या करते हैं, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिया है, यह एक पुस्तक है, तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि यह की इंग्लिश दिस होती है, एक की इंग्लिश ए होती है और पुस्तक की बुक होती है और है की इंग्लिश इज होती है। इसको हम कह सकते हैं दिस ए बुक इज, यानी हमने जिसकी इंग्लिश थी उसी को उसके नीचे लिख दिया। लेकिन ये इसका करेक्ट ऑर्डर नहीं है। इसको करेक्ट ऑर्डर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको, अगर मैं ये कहूँ कि यह एक पुस्तक है, तो इसके नीचे इसी का ऑर्डर आएगा, यानी दिस का तो दिस रहेगा ही, लेकिन ये जो है की इंग्लिश है वो यहाँ पे आएगी इज। ठीक है, इज, उसके बाद इस पूरे की इंग्लिश यहाँ पे लेंगे हम, यानी ए बुक। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को करेक्टली लिख सकते हैं। यानी यह तो हमारी थी, यह एक पुस्तक है, हिंदी में तो हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में इसका ऑर्डर, यानी यह है एक पुस्तक, इस तरीके से हो जाती है। क्या हो जाएगा, यह है एक पुस्तक, यानी दिस इज, यानी है की इज और एक की ए और पुस्तक की बुक, यानी इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, दिस इज ए बुक। क्लियर हुआ। यानी अगर हमें कोई भी हिंदी का सेंटेंस अगर हमें दिया और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसकी इंग्लिश हम एज इट इज लिख लें, और उसके बाद जो है की इंग्लिश है उसको सब्जेक्ट के बाद, यानी जो नेमिंग पार्ट है उसके बाद लिखें और बाकी को एज इट लिख दें। तो उस तरीके से हमारा ये ऑर्डर करेक्ट हो जाता है और हम उस सेंटेंस को करेक्टली लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूँ कि राम एक अच्छा विद्यार्थी है, राम की इंग्लिश राम होती है, एक की ए हो गई, अच्छा की गुड हो गई और विद्यार्थी की स्टूडेंट होगी और है की इज होगी। जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे करा था कि जिसके बाद इज लगाया है, उसी प्रकार यहाँ पे भी हम राम के बाद इज लगाएंगे। यानी हम इस सेंटेंस को लिखेंगे राम, उसके बाद इज लगाएंगे, इज, उसके बाद ए गुड, बाकी एडिट स्टूडेंट। यानी इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को करेक्टली लिख सकते हैं। बस शर्त यही है कि उसके वर्ड की मीनिंग हमें क्लियर इंग्लिश आनी चाहिए कि उसका इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है। जिस तरीके से मैंने ये दो सेंटेंस आपके सामने बनाए, इसी तरह हम कोई भी सेंटेंस है उसको हम इजीली बना सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद आता है कि कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं, कुछ में कोई एक्शन होता है, कोई नॉन एक्शन होते हैं, यानी जिनमें कोई कार्य होता है। जिन सेंटेंसों में कोई कार्य होता है उनको हम एक्शन सेंटेंस बोलते हैं, और जिनमें कोई कार्य नहीं होता है उनको हम नॉन एक्शन सेंटेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ये दो वाक्य मैंने आपको दिए हुए हैं, इन दो वाक्यों को देख करके आपको ये पता करना है कि किसमें काम हो रहा है, किसमें कार्य नहीं हो रहा है। इसमें यह देख रहे हैं, अगर मैं ये वाक्य लूं कि वह मेरा पड़ोसी है, वह मुझे जानता है, इसका मतलब यह है कि वह मेरा पड़ोसी है। इसमें कोई कार्य हो रहा है क्या? शायद नहीं हो रहा है। और वह मुझे जानता है, यानी जानना भी एक वर्ब है, एक क्रिया है, यानी यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, यानी जानना एक एक्शन है। तो हम इस सेंटेंस को एक्शन वर्ड बोलते हैं, एक्शन सेंटेंस। और जिन सेंटेंसों में कोई कार्य नहीं होता है उसको हम नॉन एक्शन सेंटेंस बोलते हैं। नॉन एक्शन सेंटेंस मैंने ये बताया है कि जिसमें कोई
कार्य न हो रहा हो उसको हम नॉन एक्शन सेंटेंस बोलते हैं। और जिसमें आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई एक्शन हो रहा है या कोई उसमें कार्य हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्शन सेंटेंस। स्टूडेंट्स, अगर मैं ऊपर वाले दोनों अगर एग्जाम्पल ले लूँ कि राम एक अच्छा विद्यार्थी है या वह मेरा पड़ोसी है, अगर मैं इसी को लूँ तो देखिए इसको हम क्या बोलेंगे। जिस तरीके से मैंने इसको ट्रांसलेट किया था उसी तरह मैं इसको भी ट्रांसलेट करूँगा। वह है कि इंग्लिश ही होती है, उसके बाद मैंने बताया है कि इंग्लिश लगाते हैं तो ही की है कि इंग्लिश होती है इज, मेरा यानी माय, पड़ोसी का नेबर। यानी इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस क्लियर होता है कि ही इज माय नेबर, वह मेरा पड़ोसी है। एक बात, वैसे दूसरा सेंटेंस अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो देखिए वह मुझे जानता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे ही नोव्स मी। इसमें क्या है, देखिए इसमें हमने है कि इंग्लिश क्या लगाई है, इज लगाई है, लेकिन इसमें कोई भी है कि इंग्लिश हमने नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई है? क्योंकि इसमें जो मेन वर्ब होती है नोव्स, यानी नोव्स मीन्स जानता है होता है, जानना होता है या जानता है होता है, तो है इसके साथ कनेक्ट होता है, इसलिए हम है कि इंग्लिश नहीं लगाते इसमें। लेकिन इसमें क्या है कि ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, इसमें हमें है कि इंग्लिश लगाते हैं और ये इज जो होती है वो हमारी मेन वर्ब की तरीके से होती है, लेकिन इसमें जो मेन वर्ब है वो नोव्स है। इसका मतलब यह है, अगर मैं कोई और दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ, देखिए उसको, कि अगर मैं कहूँ राम मेरा भाई है, देखिए, और अगर मैं कहूं कि मेरा भाई कार चलाता है, देखिए सेंटेंस में मैंने बताया राम मेरा भाई है, इसमें शायद आपको ये दिखा समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है। जब जिस सेंटेंस में कोई वर्क नहीं होता है उनको हम नॉन एक्शन सेंटेंस बोलते हैं, और जिसमें कोई कार्य हो रहा है, मेरा भाई कार चलाता है, यानी चलाना भी एक क्रिया है यानी वर्ब है, यानी जिसमें कोई एक्शन होता है, चलाना भी चलाने से एक एक्शन एक्सप्रेस होता है। और जब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं तो उनको हम, मैंने बताया, एक्शन सेंटेंस कहलाते हैं, और ये जिनमें ऐसा कोई कार्य नहीं होता है वो नॉन एक्शन सेंटेंस कहलाते हैं। जो नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं उनको हम उसी तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, इसमें है कि इंग्लिश लगाते हैं, लेकिन इनमें है कि इंग्लिश नहीं लगाएंगे। अगर मैं इस सेंटेंस को भी अगर ट्रांसलेट करूं तो ये होगा राम इज माय ब्रदर। ये सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता है, राम है मेरा भाई, यानी राम इज माय ब्रदर। इसी तरीके से अगर ये हम एक्शन वाले सेंटेंस को लेते हैं तो अगर इसको मैं कहूं तो ये ट्रांसलेट होकर क्या होगा, माय ब्रदर ड्राइव्स अ कार, माय ब्रदर ड्राइव्स ए कार। इसका मतलब ये है कि इसमें हमने है कि इंग्लिश नहीं लगाई है, और इसमें जो वर्ब लगी हुई है वो ड्राइव्स है, और ड्राइव्स जो एक्शन को बताती है, और जब एक्शन को जो जिसमें कोई एक्शन वर्ड यूज होता है वो सेंटेंस हमारा एक्शन सेंटेंस कहलाता है। और इसमें कोई कार्य ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें इज ही यानी वर्ब होती है एज ए वर्ब, और इसलिए हम इसको नॉन एक्शन सेंटेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स में एक और सेंटेंस ले आऊं, जैसे यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी थी, यह मेरी घड़ी होगी। इन तीनों सेंटेंस में यानी 1, 2 और 3 सेंटेंसों में आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। देखिए
यह मेरी घड़ी है, अगर इसके पीछे देखा जाए तो इसमें है लगा हुआ है, यानी ये हमें क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंट इंडिकेट करता है। और यह मेरी घड़ी थी, यानी ये पास्ट इंडिकेट करता है। और यह मेरी घड़ी होगी, यानी गा गी गे लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करेगा। स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि टेंस जो होते हैं हमारे एक्शन सेंटेंस में भी और नॉन एक्शन सेंटेंस में भी टेंसों का यूज होता है। टेंस में मैंने बताया 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में है लगाओ, हूँ लगाओ या हो लगाओ। और पास्ट की पहचान होती है वाक्य के अंत में, हिंदी वाले वाक्य में था, थी या थे लगाओ। और फ्यूचर की पहचान होती है कि किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में गा गी गे लगा हो, तो हम कह सकते हैं कि ये गा गी गे वाला फ्यूचर का होगा, था थी थे वाला पास्ट का होगा, और है हूँ या हो वाला प्रेजेंट का होगा। इतना तो हमें क्लियर हो ही गया। अगर मैं कोई बात कहता हूँ कि यह मेरी घड़ी है, तो इसका मतलब एट ए टाइम की बात कर रहा हूँ कि अभी है, एट प्रेजेंट वो मेरी है। और यह मेरी घड़ी थी, इसका मतलब कुछ समय पहले ये मेरी घड़ी थी, यानी पास्ट को इंडिकेट कर रही है। और यह मेरी घड़ी होगी, यानी आगे आने वाले समय में यह मेरी घड़ी होगी, यानी ये फ्यूचर को इंडिकेट करती है। तो स्टूडेंट्स, टेंस में भी टेंस और एक्शन सेंटेंस में भी टेंस होते हैं और नॉन एक्शन सेंटेंस में भी टेंस होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये तीनों सेंटेंस जो है हमारे नॉन एक्शन सेंटेंस हैं, जिनमें कोई वर्क नहीं हो रहा है। और जब नॉन वर्क जो सेंटेंस होते हैं वो नॉन एक्शन सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसमें देखना यह है कि अगर यहाँ पे है लगा है, तो है की इंग्लिश तो हमें पता है इज होती है। ये सेंटेंस हमारा उसी तरीके से होगा कि दिस इज माय वॉच। ये सेंटेंस हमारा क्लियर होता है। ये तो मैंने पहले बताया कि है की इंग्लिश इज होती है। तो दिस यानी यह है मेरी घड़ी, यानी इस सेंटेंस को हम ये कहें कि यह मेरी घड़ी के बजाय हम इसको कहते हैं कि यह है मेरी घड़ी। यानी इस तरीके से हम इसको सेंटेंस को अगर एक बार सोच करके और पढ़ करके उसको उसी तरीके से ट्रांसलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसी तरीके से ये सेंटेंस है, यह मेरी घड़ी थी। इस सेंटेंस को मैं ऐसे कहूँ कि यह थी मेरी घड़ी। जिस तरीके से मैंने ऊपर वाले सेंटेंस को करा था उसी तरीके से इसको भी कहेंगे। तो मैंने बताना चाहता हूँ कि था या थी या थे, यानी वाज मीन्स होता है था, जो सिंगुलर होता है, और वर यानी होता है थे, जो प्लूरल होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है। तो हमें यह देखना है कि यह मेरी घड़ी है, जो जिसमें जो वस्तु होती है वो सिंगल में है तो वो सिंगुलर होगी कि वर्ब लगेगी वाज, और जिसमें बहुत सारी होंगी तो उसमें प्लूरल वाली वर्ब लगेगी, यानी वर्ब लगेगी। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ ये सेंटेंस हमारा बनेगा कि दिस वाज माय वॉच, यानी दिस दिस वाज माय वॉच। सेंटेंस कुछ अटपटा सा लग रहा है, इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं कि दिस वाज माइन। हम इस सेंटेंस को और भी अगर करेक्टली लिखना चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस वाज माइन। ये सेंटेंस भी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी कह सकते हैं, दिस वाज माय वॉच या दिस वाज माइन, ऐसे भी कह सकते हैं हम। इसी तरीके से अगर मैं ये तीसरा सेंटेंस लेता हूं तो यह मेरी घड़ी होगी, यानी होगी गागी के लिए हम क्या क्या लगाते हैं, गागी के लिए हम लगाते हैं विल और शैल। विल
किसके लिए यूज होता है और शैल किसके लिए यूज होता है, दोनों का मतलब आगे ये होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कहीं सब्जेक्ट आई और वी हैं तो उनके आगे शैल लगेगा, और आई और बी को छोड़ करके जितने भी है यानी जितने भी अदर्स होंगे उनके लिए हम विल लगाएंगे। अब हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट काम का करने वाला आई और बी तो नहीं है यहाँ पे। अगर आई और बी होगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम विल का प्रयोग करेंगे। तो हमें ये ऐसा इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आई और बी होगा, तो उसको उसमें हम क्या लगाएंगे, विल का यूज करेंगे कि दिस विल माय वॉच। या इस सेंटेंस को और दूसरे तरीके से इस तरीके से लिख दें तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि दिस वॉच विल माइन। हम इस सेंटेंस को इस तरीके से ही बता सकते हैं कि दिस वॉच विल माइन, यानी इस तरीके से भी हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको इस सेंटेंस को अगर ना ही लो तो अच्छा है, जिस तरीके से जो रूल मैं लेकर के चल रहा हूँ उसी रूल के अकॉर्डिंग चलिए कि दिस वाज माय वॉच और दिस विल माय वॉच। यही तीनों सेंटेंस है जिसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन एक्शन सेंटेंस थे। इसमें इज का प्रयोग हुआ है, इसमें वाज का प्रयोग हुआ है और इसमें विल का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से ये सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली। और टेंसों को हमें अच्छी तरह याद रखना है। टेंस हमारे तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान है, हो होती है, पास्ट की पहचान था, थी, थे होती है, और फ्यूचर की गा, वी, गे होती है। इन्हीं सेंटेंसों को देख करके हम कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक यू।